वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 से 7 कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, जो हम चैप्टर नंबर 8 से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 8, लागत की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्वयं के स्वामित्व एवं स्वयं द्वारा लगाए गए साधनों की लागतों को क्या लागतें कहते हैं? तो स्वयं पर लगाए गए जो भी खर्च होते हैं या स्वयं का जो स्वामित्व होता है, जैसे अगर मान लो किसी भी मालिक के पास ज़मीन है और उसी पर वो फैक्ट्री लगाता है या अपने साधनों का प्रयोग करता है, तो वो जो लागतें होती हैं उनको हम निहित लागतें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रमिकों कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च लागत कहलाते हैं। तो जो खर्च हम श्रमिकों या कच्चे माल पर करते हैं वो हमारी परिवर्तनशील लागत होती है, क्योंकि श्रमिकों की मांग और कच्चे माल की मांग बढ़ती रहती है जैसे जैसे हम उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन जीरो होता है तो उस पर बंदी लागत है वो तो कुछ ना कुछ होती है, लेकिन जो परिवर्तनशील लागत होती है वो शून्य होती है। वेरिएबल कॉस्ट है वो शून्य होती है, क्योंकि उस समय कच्चे माल के श्रमिकों की कोई आवश्यकता नहीं होती जब उत्पादन शून्य होता है। तो श्रमिकों और कच्चे माल पर किए जाने वाले खर्च को हम प्रवर्ती या पूरक लागतें या परिवर्तनशील लागत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, औसत बनी लागतें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर होती है। तो जो औसत बनी लागत होती है, एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होती है, वो उत्पादन के अलग अलग स्तर पर घटती हुई होती है। यानी कि स्टार्टिंग में जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटती चली जाती है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। तो उत्पादन औसत बंदी जो लागत है उत्पादन के विभिन्न स्तर पर घटती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होने से लागत में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। यानी कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग करते हैं तो जो कुल उत्पादन में टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है उसको हम कुल लागत में जो चेंज होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो उत्पादन की एक इकाई में वृद्धि होने से जो कुल लागत में चेंज होगा उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। तो जो औसत लागत वक्र है वो किस प्रकार का होता है? जो औसत लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है, और औसत लागत वक्र यानी कि एसी वक्र के यू आकार होने का मतलब यही है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो औसत लागत है वो पहले घटती है, फिर स्थिर रहती है और उसके बाद बढ़ना शुरू होती है। और ये जो एसी वक्र है यू आकार का घटते बढ़ते अनुपात के नियम पर भी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, बंधी व परिवर्तित लागत जिसको हम परिवर्तनशील लागत बोलते हैं उनमें अंतर पाया जाता है। तो जो बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो अलग अलग होती हैं शॉर्ट रन में, अल्पकाल में, और लॉन्ग रन में जो सारे के सारे साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तो जो हमारी लागत है वो भी परिवर्तनशील होती है। तो बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में जो अंतर मिलता है वो केवल अल्पकाल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब औसत लागत घट रही है तो सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे होता है। जो हमारा एमसी वक्र होता है वो एसी वक्र को नीचे से कट करता है और इसके मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए ऊपर जाता है। तो जो एसी वक्र है वो यू आकार का होता है और एमसी वक्र है वो भी यू आकार का होता है। तो जब हमारी औसत लागत घट रही होती है यानी ऋणात्मक होती है तो एमसी वक्र उससे नीचे होता है, और जब औसत लागत बढ़ती है यानी एसी वक्र ऊपर की तरफ होता है तो एमसी वक्र भी ऊपर की तरफ होता है इसके मिनिमम पॉइंट पर टच करने के बाद। तो क्वेश्चन था जब औसत लागत घट रही हो यानी कि नीचे की तरफ हो तो जो सीमांत लागत वक्र उससे नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त लागत का संबंध किससे है? अतिरिक्त का मतलब है एक्स्ट्रा यूनिट का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो जो अतिरिक्त लागत का संबंध है वो हमारी सीमांत लागत से है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, आगम संप्राप्ति की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, ए आर इक्वल होता है। तो जो ए आर इक्वल होता है वो होता है टी आर अपॉन क्यू के।
जो एवरेज रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्यू से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा एवरेज रेवेन्यू कहलाता है। तो टोटल रेवेन्यू इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, औसत आय प्रति इकाई उत्पादन कहलाता है। तो जो हमारा AR है यानी कि औसत आय है वो हमारी कीमत भी कहलाती है। तो जो AR है उसको हम कीमत रेखा भी बोलते हैं। जो AR है वो हमारी कीमत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, AR वक्र के नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या होता है। तो जो AR वक्र है उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है उसको हम कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू भी कहते हैं। जो टोटल रेवेन्यू है वो AR AR जो लाइन होती है उसके नीचे का जो एरिया होता है उसको हम TR कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR और MR कैसे होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो AR है वो MR के इक्वल होता है और वो OX के पैरेलल होते हैं। यानी कि जो MR है और AR है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। तो AR इक्वल MR। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन क्वांटिटी क्या कहलाता है। तो जब हम टोटल रेवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा मार्जिन रेवेन्यू कहलाता है। तो जो मार्जिन रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल चेंज इन TR चेंज इन Q। क्वेश्चन नंबर 6, एकाधिकार की तुलना में एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR MR के सापेक्षित अधिक लोचदार होता है। क्योंकि जो एकाधिकार है उसमें जो AR और MR हैं वो थोड़े स्टीप होते हैं, थोड़े खड़े हुए होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में AR और MR है वो अधिक लोचदार होते हैं, तो उनके बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा होता है। तो एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता में AR MR वक्र के सापेक्षित अधिक लोचदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा में AR MR के बराबर होते हैं या भिन्न होते हैं। तो अभी हमने करा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो AR और MR वक्र होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में है उसमें AR और MR एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो आंसर होगा वो भिन्न होगा। चैप्टर नंबर 10, पूर्ण प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतमकरण। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, वह बाजार जिसमें समरूप वस्तुओं का विनिमय होता है प्रतियोगी बाजार कहलाता है। तो ऐसा बाजार जिसमें समरूप वस्तुएं मिलती है उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता ये होती है कि उसमें समरूप वस्तुएं होती हैं, अधिक क्रेता होते हैं, क्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है और विक्रेताओं की संख्या भी अधिक होती है। क्रेता और विक्रेता दोनों को परफेक्ट ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुल आय और कुल लागत के अंतर को कहा जाता है। यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के डिफरेंस को क्या कहते हैं। जब टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारा खर्च कितना हुआ है यानी कि कॉस्ट कितनी हुई है, साथ में हमारी रेवेन्यू कितनी हुई है। इकोनॉमिक्स में जो प्रॉफिट है उसको हम पाई से शो करते हैं। पाई इक्वल होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर TR बराबर है TC के उसे क्या कहा जाता है। ऐसा पॉइंट जिस पर TR बराबर TC है तो उसे हम समस्तर बिंदु कहते हैं। समस्तर बिंदु ऐसा बिंदु है जिस पर जो TR है और TC है वो एक दूसरे के बराबर है। इस सिचुएशन पर उत्पादक को सामान्य लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, लाभ अलाभ या समस्तर बिंदु होता है। मतलब ऐसा बिंदु जहाँ जो समस्तर बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं। उस बिंदु पर क्या होता है, उस बिंदु पर AR बराबर होता है AC के। तो AR बराबर AC के है तो उस समय उत्पादक को सामान्य लाभ प्राप्त होता है और इस बिंदु को भी हम समस्तर बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या प्राप्त होती है। कुल आगम में से जो भी प्राप्तियां हमें होती है उसमें से हम सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें सकल लाभ मिलता है। अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें शुद्ध लाभ मिलता है। लेकिन बात कर रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो टोटल फिक्स कॉस्ट भी अभी रहती है, तो टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें सकल लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश बिंदु को डैश बंद करने के बिंदु पर होता है, यानी कि उत्पादक किस पॉइंट पर प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। तो ऐसा पॉइंट जिस पर जो प्राइस है वो जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है, तो उसे हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। अगर किसी भी उत्पादक को औसत परिवर्तनशील लागत नहीं मिल रही है तो वो उत्पादन करना बंद कर देता है। औसत परिवर्तनशील लागत तब तक उत्पादक को मिलती है तो वो उत्पादन करना जारी रखता है, तो इसको हम शट डाउन पॉइंट बोलते हैं या बंद करने वाला बिंदु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य लाभ की स्थिति में होता है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में हमने किया था TR बराबर TC होता है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूनतम हानि के साथ एक फर्म का संतुलन तब होता है जब टोटल रेवेन्यू बराबर हो टोटल कॉस्ट के, यानी कि TR बराबर है TC के। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11, पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 1, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। जब भी कीमत में चेंज होने से पूर्ति में चेंज होता है, क्वांटिटी में चेंज होता है, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, तो उसे पूर्ति का विस्तार या संकुचन कहेंगे। यानी कि कीमत बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कीमत में और पूर्ति में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहेंगे। अगर कीमत कम होती है और जो उसकी पूर्ति है यानी कि क्वांटिटी है उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है तो उसे हम पूर्ति का संकुचन कहेंगे। जबकि जो पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में जो कमी होती है वो अन्य बातों की वजह से होती है, अन्य तत्वों की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ति का नियम बताता है किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है। किसी भी वस्तु की कीमत में और उसकी पूर्ति में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, और पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर उस वस्तु की ज़्यादा पूर्ति करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कीमत पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी प्रोड्यूसर को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करना पसंद करेंगे। तो जो कीमत में और पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, धनात्मक होता है। जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति है वो भी बढ़ेगी, तो कीमत के बढ़ जाने से जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घकालीन मुद्रा पूर्ति वक्र अल्पकालीन पूर्ति वक्र की तुलना में अधिक चपटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश की पूर्ति बेलौसदार होती है। तो जो दूध की पूर्ति है वो बेलौसदार होती है, और दूध की पूर्ति बेलौसदार इसलिए होती है क्योंकि दूध के उत्पादन को एकदम से नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन कपड़े के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें, दूध की पूर्ति तो बेलौसदार होती है, लेकिन जो दूध की मांग की लोच होती है वो लोचदार होती है, क्योंकि दूध के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो जैसे ही दूध के प्राइस में वृद्धि होती है तो जो दूध की मांग है वो कम हो जाती है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जो दूध की पूर्ति है वो तो बेलोचदार होती है, लेकिन जो दूध की मांग है वो लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति में वृद्धि की स्थिति में पूर्ति वक्र किस ओर खिसकता है। तो जब भी किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है तो जो पूर्ति वक्र है यानी कि जो सप्लाई कर्व है हमारा वो दाईं ओर शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर कमी होगी तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। पूर्ति वक्र दाईं की तरफ तब होगा जब कीमत में वृद्धि होगी
और जब कीमत में कमी होगी तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो जब शिफ्टिंग होती है इसे ही हम पूर्ति वक्र के खिसकाव के नाम से जानते हैं। और पूर्ति वक्र में जो खिसकाव होता है यानी शिफ्टिंग होती है वो अन्य तत्वों की वजह से होती है, ना कि कीमत की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पूर्ति की लोच एक से अधिक हो तो पूर्ति का क्या होती है, लोचदार या बेलोचदार। तो अगर पूर्ति की लोच एक से अधिक होती है तो उसे हम लोचदार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देश काल के दौरान उत्पादन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो बाजार काल है यानी कि बहुत कम समय है उसमें उत्पादन में कोई चेंज नहीं हो सकता, उसे हम बाजार काल कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, दीर्घकाल के दौरान सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग पूर्ति वक्र होता है एक फर्म का। तो जो दीर्घकाल में जो MC वक्र है वही एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है, लेकिन बढ़ता हुआ भाग, क्योंकि जो MC वक्र है वो U आकार का होता है, यानी कि पहले घटता है फिर वो आगे बढ़ता है। तो बढ़ते हुए जो भाग होता है वो पूर्ति वक्र होता है एक फर्म का। चैप्टर नंबर 12, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन, परफेक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह कीमत जिस पर मांग और पूर्ति डैश होती है संतुलन कीमत कहलाती है। तो जब मांग और पूर्ति बराबर होती है तब संतुलन कीमत कहलाती है। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की जो मांग और पूर्ति है वो एक दूसरे को बराबर होती है, यानी कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को कट करता है, तो वो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो अन्य बातें समान रहने पर संतुलन कीमत क्या होगी। तो अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो संतुलन कीमत होगी वो कम हो जाएगी। अगर जब भी किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जो संतुलन कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज़्यादा मांग करेंगे तो उस वस्तु की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट अगर किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो संतुलन कीमत घट जाती है। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा वो B होगा, बढ़ेगी। किसी वस्तु की जो मांग है, क्वांटिटी है, अगर वो बढ़ जाएगी तो उस वस्तु का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो अन्य बातें समान रहने पर संतुलन कीमत क्या होगी। तो अगर पूर्ति बढ़ेगी तो उस वस्तु की जो कीमत है वो कम होगी। बाजार कीमत क्या होती है, जो बाजार कीमत होती है वो बिल्कुल अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। और जो बाजार कीमत है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो इसे जो ये मांग होती है या कीमत होती है वो अस्थायी होती है, या अस्थायी होने का मतलब कभी भी समान नहीं रहती। कभी भी जो बाजार मांग है वो सामान्य कीमत के ऊपर नीचे होती है, कभी जो बाजार कीमत है वो कम हो जाती है, कई बार वो ज़्यादा हो जाती है, वो हमेशा सर्कुलेट होती है। तो इसलिए जो बाजार कीमत है वो अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत डैश द्वारा प्रभावित होती है। तो जब समय बिल्कुल कम होता है उस समय में वस्तु की जो कीमत है वो उसकी मांग द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि उस समय पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में जो परिवर्तन होगा वो होगा या नहीं होगा। तो जो मांग और पूर्ति अगर समान अनुपात में बढ़ रही है तो उसकी कीमत पर कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कीमत जैसे पहले थे वैसी ही वो कीमत रहेगी। तो अगर मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रही हैं, दोनों कम हो रही हैं, तो कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे सामान्य कीमत है वो बाजार कीमत से स्थिर होती है, ये अभी हमने करा था। जो सामान्य कीमत है वो दीर्घकाल में होती है, और दीर्घकाल की कीमत को हम सामान्य कीमत बोलते हैं क्योंकि इसमें ठहराव ज़्यादा होता है, ये कीमत स्थायी होती है। लेकिन जो अल्पकाल की जो कीमत होती है वो अस्थायी होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो सामान्य कीमत है वो बाजार कीमत से अधिक स्थिर रहती है, यानी कि स्थायी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण कीमत में वस्तुओं की कीमत को उनकी संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, अति अल्पकाल में जो वस्तुओं की कीमत पाई जाती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। अभी हमने किया था
जो थोड़े समय के लिए होती है वो हमारी बाजार कीमत होती है, और जो दीर्घकाल में जो पाई जाती है उसे हम सामान्य कीमत कहते हैं। तो अधिक अल्पकाल में जो कीमत पाई जाती है उसे हम बाजार कीमत कहते हैं। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 गैर प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार, नॉन कम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। फर्स्ट क्वेश्चन, बाजार से अभिप्राय विशेष स्थान से नहीं है। अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब कोई विशेष स्थान नहीं होता। बाजार से अभिप्राय वो स्थान या टेलीफोन कुछ भी जहाँ से हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो होता है। तो बाजार से अभिप्राय कोई विशेष स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि समरूप वस्तुओं का उत्पादन बाजार में केवल एक फर्म द्वारा किया जाए तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो जब उत्पादक केवल एक ही व्यक्ति हो या कोई एक ही फर्म हो तो उसे हम एकाधिकार बाजार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेता होते हैं, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में कई विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कीमत विभेद में संभव है। जो कीमत विभेद है वो एकाधिकार में संभव है, क्योंकि एकाधिकार में केवल एक ही फर्म होती है जो अपनी मर्जी से कीमत डिसाइड करती है, तो वो अलग अलग क्रेताओं से अलग अलग कीमतें लेती है। तो कीमत विभेद एकाधिकार की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु विभेद के कारण कीमत पर नियंत्रण संभव है। वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता होती है। वस्तु विभेद का मतलब ये है कि वस्तु में किसी न किसी रूप की भिन्नता मिलती है, चाहे रंग में, चाहे रूप में, चाहे ब्रांड में या कलर में। तो उसकी वजह से, वस्तु विभेद की वजह से कीमत पर आंशिक नियंत्रण किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होता है। परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादन ज़्यादा होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो उत्पादन है वो कम होता है पूर्ण प्रतियोगिता के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं। वो कम उत्पादन पर ज़्यादा कीमत हासिल करके प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, इसलिए वो उत्पादन कम करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल्पाधिकार में विक्रेता पाए जाते हैं। अल्पाधिकार नाम से पता लग रहा है अल्प संख्या होती है, तो अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी कीमत निर्धारक है, स्वीकारक है। तो एकाधिकार है यानी कि एक ही फर्म है, तो उसमें जो एकाधिकार होता है वो कीमत निर्धारक होता है, स्वीकारक नहीं होता है। वो अपनी मर्जी से कीमत निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञापन लागत में महत्वपूर्ण है। विज्ञापन लागत वे लागतें होती हैं जो किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए की जाती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, पब्लिसिटी की जाती है। तो वो कॉस्ट जो उत्पादक को बियर करनी पड़ती है बिक्री के लिए, उसे हम विज्ञापन लागत कहते हैं। और विज्ञापन लागत एकाधिकारी प्रतियोगिता में आती है, क्योंकि एकाधिकार में तो सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, एक ही उत्पादक होता है जो वस्तुओं को बेचता है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारे विक्रेता होते हैं जो वस्तुओं को बेचते हैं, तो उनको ही विज्ञापन लागत सहन करनी पड़ती है, यानी वहन करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता है। तो जो कीमत विभेद है वो एकाधिकार की खास विशेषता है, जबकि जो वस्तु विभेद है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषता है। लास्ट क्वेश्चन, द्वैधाधिकार बाजार में वस्तु के विक्रेता पाए जाते हैं। नाम से पता लग रहा है द्वैधाधिकार यानी कि दो विक्रेता होते हैं। तो अल्पाधिकार में कुछ होते हैं, द्वैधाधिकार में दो होते हैं और एकाधिकार में एक होता है। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट रिवीजन करा फिलिंग द ब्लैंक्स का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।